फिर वहाँ वो गाना मैं गाई, उसका वीडियो बना, वो वायरल हो गया। उसके बाद से जो मेरा सफ़र इस क्षेत्र में रहा है वो अभी तक चल रहा है। तो गांव से हैं तो आने जाने में ही बहुत समय लग जाता था। तो गांव से रायपुर आना होता था तो फिर 150 किलोमीटर का ट्रैवल करके आते थे, गला थक जाता था। उस समय मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था, स्टूडियो लैंग्वेज भी अलग चीज़ होती है, बहुत सारे उस पर। तो फिर अभी तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को स्टूडियो में जाने से। फिर ये होता है, ऐसा गाना होता है, रीटेक कर करके फिर उसी चीज़ को बार बार परफेक्शन से देना होता है। संघर्ष तो अभी तक मैंने नहीं किया है, जो भी किया है मेरे मम्मी पापा ने किया है मेरे पीछे। इतने दूर दूर से हम लोगों ने इतना ट्रैवल किया है। मेरी मम्मी को तो बीच में इधर सर्वाइकल इशू भी हो गए थे इस चीज़ के कारण। माया के रूप ना सिंगार ना आधार संगीत, माया तो हृदय पुकार हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं अंकिशा मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जोहार छत्तीसगढ़ में। एक ऐसा मंच जहां पर हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति, उसकी मिट्टी और ऐसी कहानियां आपके साथ साझा करते हैं जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को एक नई पहचान पर ले जाते हैं। और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में लोक संगीत की दुनिया में अपना परचम लहराया और जिन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया। एक बेहद खास इंसान जो बहुत ही छोटी उम्र में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जो शायद किसी बच्चे के लिए पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। छत्तीसगढ़ के लोग उन्हें माटी की आवाज नाम से भी बुलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आरू जी का। आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा जय जोहार जी। तो आरू, ये जो पॉडकास्ट है इसमें मेरा पहला सवाल है आपसे कि ये इतनी छोटी सी उम्र में आपने कैसे सोचा कि मैं छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करूं या छत्तीसगढ़ के लिए लोक संगीत में कदम रखूं? अब ये जो मेरी वॉइस है वो गॉड गिफ्टेड है, ऐसा मुझे बोला जाता है, क्योंकि मैं बचपन से बिना सीखे, बिना इसके बारे में जानकारी लिए ऐसे ही सुर में गाती थी और काफ़ी अच्छा गाती थी, ऐसा सब बोलते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा, और मैंने ही नहीं सोचा, मेरे मम्मी पापा हैं, सबने सोचा कि जब ऊपर वाले से देन मिली है हमें ये आवाज़, तो इसका क्यों ना हम सदुपयोग करें हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, और हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए हम बहुत सारे गाने बनाएं और आप सभी को सुनाएं। क्योंकि आज के डेट में अभी ऐसा है कि बहुत सारे लोकगीत ऐसे हैं जो कि दबते जा रहे हैं, कोई उन्हें सुन नहीं पा रहा है, और जिससे एक प्रकार से ये विलुप्त होते जा रहे हैं। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि ये सारे लोकगीत हम एक नए तरीके से आप सभी के बीच लाएं और आप सभी से सुने और प्यार दिखाएं। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत की आपने बात की, तो इतनी कम उम्र में छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के प्रति आपका जुड़ाव बना कैसे? अब क्योंकि मैं गांव से हूँ, हम लोग मेरा एक छोटा सा गांव है डोंगरडुला, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, और सारे छत्तीसगढ़ी गाने सुनते थे घर में भी, काफ़ी अच्छा माहौल रहा था। और उसके बाद गाने सुन सुन के तो मैं भी सीख गई थी, गाने सुनते थे, दादी सुनती थी, पापा सब छत्तीसगढ़ी गाने सुनते थे। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदी गाना चले, छत्तीसगढ़ी गाने सुन के फिर वो गाने मैं गुनगुनाते रहती थी, थोड़े थोड़े प्रैक्टिस में लाती थी। तो एक बार बर्थडे पार्टी में गई थी, दीदी के बेटे का बर्थडे था, तो फिर वहाँ वो गाना मैं गाई, उसका वीडियो बना, वो वायरल हो गया। उसके बाद से जो मेरा सफ़र इस क्षेत्र में रहा है वो अभी तक चल रहा है, और आज मैं आप सभी के बीच हमारे MS-TV के इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी मतलब एक ऐसी जानकारी दी है कि कभी कभी बर्थडे पार्टीज भी शायद आपको एक ऐसा मंच दे देती हैं जहां से आप वायरल हो सकते हैं और सोशल मीडिया सेंसेशन भी बन सकते हैं, जैसे कि आप हैं।
जैसे गायन की आप बात कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सिर्फ एक ऐसा कोई पर्सन या कुछ ऐसा है जो आपको ये प्रेरणा देता है कि अब तो मुझे गाना है? गाना तो मैं छोटी सी थी तब से मम्मी बताती थी कि मैं कुछ भी बात करती थी तो ऐसा सुर में बात करती थी, गुनगुनाती रहती थी। जैसे कि मैं रो रही हूँ तो फिर ऐसे रोती थी, मम्मी आ जा जाइए ना, थोड़ा गाना गाने टाइप का। और मम्मी भी बचपन में गाना गाती थी, अपने कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में गाती थी। और लेकिन उसके बाद तो फैमिली बैकग्राउंड में और कोई नहीं गाता था। मेरे नाना जी भी गाते थे थोड़ा थोड़ा। और बस ऐसे ही मेरी रुझान इस क्षेत्र में आई। और बचपन से ऐसे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे। मदर्स डे पे कंपटीशन हुआ था, उस पर मैंने परफॉर्म किया था। और उसके बाद से तो सिंगिंग कंपटीशन ही नहीं होता था मेरे स्कूल में। तो मतलब ये है कि आपको वो प्रेरणा अपनी मदर से मिली है, आपकी माता जी से मिली है। अच्छा चारू, आप इतनी छोटी सी उम्र में आपने जो चीज़ें शुरू की हैं, तो मुझे ये जानना था कि जो पहला रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस था, जब आप पहली बार गाना रिकॉर्ड करने गई, अभी तक तो ये था कि आपने सिर्फ वो गाने गाए, लेकिन पहली बार जब आप रिकॉर्डिंग प्रोफेशनल फ्रंट में गई तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, और कौन सी याद है जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगी? मैं जब क्लास 5th में थी तब मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था उससे। और उस समय मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था, स्टूडियो लैंग्वेज भी अलग चीज़ होती है, बहुत सारे उस पर। तो फिर अभी तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को स्टूडियो में जाने से। फिर ये होता है, ऐसा गाना होता है, रीटेक कर कर के फिर उसी चीज़ को बार बार परफेक्शन से देना होता है हमें। तो जब मैं छोटी थी तो एक एक चीज़ मुझे बताया जाता था कि हाँ अब इस लाइन को कुछ ऐसा गाओ। वैसे तो अभी भी मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अभी भी मेरे को उतना नहीं आता है। और उस दौरान बहुत सारे चीज़ मैंने सीखे थे, बहुत लोगों से मैं मिली थी स्टूडियो में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। तो कोई ऐसी याद जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, कभी वो डर, वो गलती, या फिर वो जो सीख के ये अच्छा, कुछ नया था? अक्सर मैं जब रिकॉर्डिंग पे जाती थी ना, तो अब क्योंकि हम लोग बहुत गांव से हैं तो आने जाने में ही बहुत समय लग जाता था। तो गांव से रायपुर आना होता था तो फिर 150 किलोमीटर का ट्रैवल करके आते थे। गला थक जाता था, कभी कभी तो ऐसा होता था कि गला बैठ जाता था। फिर भी अब कैसे करूं, बहुत सारे तकनीक अपना के फिर वो गाने गाती थी मैं। कभी कभी अच्छा नहीं हो पाता था तो फिर से री रिकॉर्ड करना पड़ता था, फिर से आना पड़ता था इतने दूर से। तो ये थोड़ा सा याद है, यादगार है। और अभी तो वैसे ज़्यादा परेशानी होती नहीं है स्टूडियो में। फिर काफ़ी अच्छी महफिल जम जाती थी जब सब कीबोर्ड वीबोर्ड लेके बैठ जाते थे, अपने अपने अनप्लग सॉन्ग सब गा रहे हैं। तो और अच्छे से तो मेरे को याद नहीं है कुछ। ठीक है, मतलब ये जर्नी हमेशा रिकॉर्डिंग की ऐसी रही है कि आज के जो शायद युवा हैं, आप भी बहुत युवा हैं, मतलब चिर युवा हैं अभी आप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है कि लोग इस लाइन में स्ट्रगल जब करते हैं, स्ट्रगल शुरू करते हैं, तो रिकॉर्डिंग्स या फिर उनको लगता है कि अब मैं फेमस हो गई हूँ तो अब मुझे रीटेक की शायद जरूरत नहीं है। तो आपकी इसमें क्या सलाह है कि क्या ये सच है कि अच्छा मैं फेमस हूँ तो मेरे को कोई रीटेक नहीं करा सकता? क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत से ऐसे युवा बच्चे भी हैं जो सीख रहे हैं, आप जैसी पर्सनैलिटी से सीखते, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे कि रिकॉर्डिंग के दौरान, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, टेक्निकल चीज है, इसको समझने के लिए आपको बहुत अंदर उसमें जाना पड़ेगा, लेकिन क्या रीटेक्स प्रोफेशनल फ्रंट पे और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनने के बाद भी बेहद जरूरी है? रीटेक बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने एक काम पे परफेक्शन नहीं लाएंगे तब तक वो उभर के आप लोगों को अच्छा नहीं दिख पाएगा और अच्छे से साउंड भी नहीं कर पाएगा। तो अगर हम ऐसे ही गा लेंगे एक बार में तो वो तो परफेक्शन से नहीं आ पाएगा और पॉसिबल भी नहीं है शायद। अच्छा आरू, संघर्ष जी। शायद वो हर उम्र में आपने भी देखा होगा, और आज आप एक सेलिब्रिटी हैं, छत्तीसगढ़ की बहुत नोन फेस है इतनी कम उम्र में, तो क्या ऐसा कोई दौर आया जब आपको संगीत के क्षेत्र में, और आप एक महिला भी है, एक लड़की हैं, है ना, तो उस क्षेत्र में कभी आपको ऐसे संघर्षों से गुजरना पड़ा? कुछ ऐसा समय देखा है आपने? संघर्ष तो अभी तक मैंने नहीं किया है। जो भी किया है मेरे मम्मी पापा ने किया है मेरे पीछे।
इतने इतने दूर दूर से हम लोगों ने इतना ट्रैवल किया है। मेरी मम्मी को तो बीच में इधर सर्वाइकल इशू भी हो गए थे इस चीज़ के कारण, और हर समय उन्होंने मेरा साथ दिया है, और आज उन्हीं के सपोर्ट से आज मैं आप सभी के बीच बैठी हूँ। और अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज शायद मैं एक साधारण सी बच्ची होती जो एक पुस्तक और कॉपी पकड़ के अभी पन्ने में लिखती रहती, एग्ज़ाम की तैयारी करती रहती। तो ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा संघर्ष था मेरे लिए, क्योंकि हम लोग बहुत मतलब दूर से आना जाना करते थे, अभी भी बहुत दूर दूर जाना होता है। और संघर्ष में ये रहता है मेरा कि स्टडीज़ भी एक साथ लेके चलने पड़ते हैं, और अपने फील्ड में भी अब दोनों तरफ मेरा रुझान अच्छा है, तो मैं दोनों को लेके चलती हूँ। कभी एग्ज़ाम्स आ जाते हैं किसी फंक्शन के बीच में, तो फिर ये सब मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप जिस क्षेत्र में हैं वो क्षेत्र चाहता है शायद निरंतरता। अगर आप निरंतर कार्यरत नहीं हैं तो जो कला है वो कभी कभी खत्म भी हो जाती है, धीरे धीरे फेड हो जाती है। तो आपको क्या लगता है इस लोक संगीत के क्षेत्र में आप जब अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं तो क्या आपको धैर्य और निरंतरता का क्या भूमिका रहती है एक जो कलाकार है उसके जीवन में? क्योंकि आपने अभी जस्ट बताया कि आपको कभी कभी मुश्किल होती है, जो अब संघर्ष है आपकी पढ़ाई और आप अपने प्रोफेशन को साथ में लेके चलने में कभी कभी मुश्किल होती है, तो क्या ऐसा समय होता है या क्या ऐसी भूमिकाएं रही हैं आपके धैर्य की और निरंतरता की आपके इस यात्रा में? तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है तो हमें वहाँ जाना एकदम ज़रूरी रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम का स्केड्यूल बाद में आता है और ये सब हमारा जो है फंक्शन वगैरह ये पहले से फिक्स हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है टास्क हो जाता है हमारे लिए, एग्ज़ाम भी मैनेज करना है और साथ में फंक्शन भी मैनेज करना है। तो और कभी कभी ऐसा होता है गवर्नमेंट के जो इवेंट्स होते हैं वो सब में एकदम कभी कभी पंक्चुअलिटी नहीं होती है, मिनिस्टर्स कभी लेट से आते हैं, और कभी हमें परफॉर्म करना रहता है तो ऐसा मतलब टाइम का थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो इस समय मैं अपने बुक साथ में लेके चलती हूँ, ट्रैवलिंग के दौरान मैं पढ़ती रहती हूँ या फिर बैक स्टेज ग्रीन रूम में बैठ के पढ़ती हूँ, तो ये थोड़ा सा रहता है। तो आरू, इतनी कम उम्र में इतना संघर्ष, इतना सम्मान, इतने बड़े बड़े मंच आपको मिले लोक संगीत के क्षेत्र में, तो क्या ये आपके लिए गर्व था या फिर ऐसा लगता है कि अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए? तो एक प्रकार से ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, इतने मेरे गाने सुनते हैं, इतना मुझे प्यार दिखाते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। तो ये फ़र्ज़ तो हमारा बनता है कि आगे हम उनके लिए और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पारंपरिक लोकगीत और संगीत लाएं, ताकि वो भी हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति से कनेक्टेड रहें। और ऐसा हम करना चाहेंगे, आगे हमारी संस्कृति को बढ़ाना चाहेंगे। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं, संगीत है, गीत है जो लुप्त होते जा रहे हैं, वैसे हमारी थोड़ी थोड़ी कोशिश है कि हम सारे गाने उभार के आगे लाएं और आप सभी उन गानों को सुनो और हमें भी प्यार दिखाइए। तो गर्व के साथ ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो आरू, क्या लगता है कि क्योंकि आप एक युवा हैं और एक युवा के कंधों पर देश को, संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, तो क्या ये आपका गायन है वो सिर्फ एक पेशा है या आप इसको एक नई और गहरी भावना की तरह देखती है? इसके पीछे एक गहरी भावना है, क्योंकि अगर आप दूसरे प्रदेश में देखोगे, वैसे तो हमें उतना नहीं पता है, लेकिन उसके अपेक्षा हमारे प्रदेश में ऐसे लोक संगीत है, इतने सारे प्रकार के, इतनी विविधता है हमारे छत्तीसगढ़ के संगीतों में। हमारे छत्तीसगढ़ के संगीत इतने सारे हैं, अब मैं गिनने बैठूं तो शायद शाम हो जाए, लेकिन फिर भी मैं बताऊं आपको तो ऐसे बहुत सारे सुआ गीत, कर्मा गीत, लोकगीत, जंवारा गीत, भावर गीत, और क्या क्या होता है, भोजली गीत, देवार गीत, पंडवानी होता है, भरथरी होता है, और ऐसे बहुत सारे गीत होते हैं।
तो ये सब गीत के पीछे उसकी एक कहानी होती है, उसका एक भाव होता है, जिसे अगर हम गा रहे हैं तो उसके बारे में सुनना और समझना चाहिए, उसके बाद हमें उसे गाना चाहिए, ताकि हम उसे पूरे भाव के साथ आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर पाएँ। तो अगर आप एक युवा हैं तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ देखते हैं छत्तीसगढ़ी लोक संगीत को, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी भी बॉलीवुड है, आपका टॉलीवुड है, बहुत से ऐसी इंडस्ट्रीज है, पंजाबी इंडस्ट्री है जो बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भी अब उस रेस में आ रहा है। तो एक युवा, आप कहाँ देखते हैं छत्तीसगढ़ की इस लोक संस्कृति को, और आप कैसे अपने गायन से इसको उस सीमा तक पहुँचा पाएंगी जिससे लोग आप जैसे बॉलीवुड के गाने पसंद करते हैं वो छत्तीसगढ़ी को भी पसंद करें? हमारे छत्तीसगढ़ के जो सॉन्ग्स हैं वो भी थोड़े थोड़े लेवल अप होते जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा हमारा छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री भी काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा आगे बढ़ रहा है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपने संस्कृति को लेकर आगे बढ़ें, और वो बोलते हैं ना कि हमार पुरखा मन के जो हमारा विरासत में मिले हैं, उस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और उसे लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे छत्तीसगढ़ में ऐसे अच्छे अच्छे मूवीज़ भी बन रहे हैं काफ़ी, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम आगे जा रहे हैं और हमें आगे जाना चाहिए। जी, और आरू भी उसमें एक अहम भूमिका निभाएंगी। आरू, मंच पर जब चढ़ते हो जी, तो उससे पहले कि कैसी तैयारियां करते हो मंच पर चढ़ने से पहले, क्योंकि मानसिक रूप से तैयार होना बेहद ज़रूरी है किसी भी मंच पर जाने से पहले, और वो मंच जहां पर लाखों लोगों की भीड़ आपको सुनने के लिए खड़ी है बस। तो कैसी आपकी भावनाएं होती हैं और कैसी तैयारियां करते हैं आप मंच से चढ़ने से पहले? तो ऐसे कोई तैयारी तो होती नहीं है, बस याद करते हैं और फिर मंच पे चढ़ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसा होता है कि पब्लिक जब बहुत सारी होती है, पब्लिक जब रिस्पॉन्स करती है ना, तो परफॉर्मेंस करने में, परफॉर्मेंस देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जब पब्लिक थोड़ी कम रहती है तो ऐसा मतलब जोश ही नहीं आता है। पहले क्या होता था, मैं बहुत डरती थी पहले तो, स्टेज में चढ़ने से, स्टेज में खड़े होने से, गाना गाते गाते कांपती रहती थी। अब एकदम उसके एकदम अपोजिट में हूँ। जब पब्लिक होती है, पब्लिक रिस्पॉन्स करती है, साथ में गाना गाती है, तो जोश ऐसा आ जाता है ना कि बस ऐसा लगता है गाते रहूँ, इनको अपने गाने सुनाते रहूँ, इनको नचाते रहूँ। तो आपने बोला है डर भी लगता था, तो आपने आज की जो आरू बनाई है कि आप बोलते हो कि मैं भीड़ के सामने खड़ी हो जाऊं पर मुझे डर नहीं लगता और मैं चाहती हूँ कि भीड़ हो आसपास, और जो पहले की आरू थी जिसे शायद स्टेज पे पहुंचने पर डर लगता था, लोग को देख के लगता था कि नहीं, एक नर्वस होती, क्योंकि आज आपने शायद वो 5वीं कक्षा से जब आप गा रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस, आज आप 12वीं कक्षा में हैं तो आप में वो कॉन्फिडेंस आया है। लेकिन जो युवा अब छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को या फिर इस इंडस्ट्री में अपनी परचम को लहराना चाहता है, एक नया आरू बनना चाहता है, तो वो डर रहता है। तो आपने उस डर को कैसे खत्म किया और कैसे आप उस डर पे काबू कर पाए? अब स्टेज में चढ़ने से पहले पहले तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं जाना होता है और ऐसा रहता है कि कुछ बाधाएं बीच में आ जाती है, तो वहाँ जाना नहीं हो पा रहा है। तो फिर एक माइंड में ये भी रहता है कितने सारे लोग वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, कितने सारे लोग वहाँ मुझे सुनने आए होंगे, कितने सारे लोगों का मुझे आशीर्वाद वहाँ मिलेगा। तो ये सब सोच के स्टेज में हम कदम रखते हैं। उसके बाद जो पब्लिक का प्यार मिलता है, उसके बाद कुछ अपने आप को गाना गाने से रोक ही नहीं पाती हूँ मैं। तो स्टेज में चढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सारे हमारे अपने हैं, और जब अपनों के बीच में हम परफॉर्म कर रहे हैं तो डरना क्या उस बीच में हमको लोगों से। फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब कई बातें सुना जाते हैं, उनका कहना काम रहता है, बोलते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है, वो तो हम भी कर लेंगे, वो तो हम भी गा लेंगे, ऐसा तो हम भी बना लेंगे। करके दिखाओ, उनको बताओ आप कि हम में भी कुछ कमी नहीं है, और आपको अपने अपने अंदर में जो हुनर है उसको परफेक्ट 100% करके दिखाना है, और लोगों को बताना है कि आप में भी कुछ कमी नहीं है। तो मतलब आप नए कलाकारों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बस आगे बढ़ते हैं जाना। और आरू, आप हैं जेन ज़ी, है ना, जितना मैं समझ रही हूँ, और जेन ज़ीज़ के लिए सोशल मीडिया बेहद ज़रूरी है।
और शायद आप भी सोशल मीडिया पे अच्छे खासे फॉलोअर्स रखती हैं। जी। तो सोशल मीडिया ने कैसे आपके करियर को एक नई दिशा दी, और आप सोशल मीडिया को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं अपने करियर के लिए, और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी कुछ नए आरू बना सकता है? तो मैं छोटी सी थी तब से मेरे मामा लोगों ने मिलके मेरी आईडीज वगैरह सब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ओपन कर दिए थे, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और ऐसे जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, MX टकाटक और ऐसे बहुत सारे। टिकटॉक पे भी मेरे काफ़ी फॉलोअर्स थे और यूट्यूब पे मेरे दो चैनल्स हैं। एक में व्लॉग का चैनल है और एक हमारे छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के लिए एक चैनल मैंने बनाया है जिसका नाम आरू साहू है। व्लॉग वाले चैनल का नाम आरू की जुबानी है, जिसमें हम अभी कुछ दिनों से तो एक्टिव नहीं है क्योंकि आप जान सकते हैं क्लास 12th में हूँ और एग्ज़ाम इधर जाना उधर जाना, इस वजह से। और तो इन सारे प्लेटफॉर्म पे सारे मेरे आईडीज़ क्रिएट कर दिए थे, सारे मेरे मम्मी लोगों ने मामा लोग के साथ मिलके। उसके बाद हम सारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव थे और धीरे धीरे आज इंस्टाग्राम पे मेरे 602 के फॉलोअर्स हैं, यानी कि 6 लाख से ज़्यादा आप लोगों से मैं जुड़ चुकी हूँ। और ऐसे ही फेसबुक में बाकी सारे प्लेटफॉर्म में काफ़ी अच्छा सोशल मीडिया से मुझे प्यार मिला है और एक क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए रहा है, क्योंकि इससे लोगों ने मुझे पहचान दिलाई है। वैसे मैं आपको बताऊं, मेरा नाम ओजस्वी है। घर में मेरे को आरू बोलते थे, तो आरू के नाम से मुझे लोग जानने लगे सोशल मीडिया के थ्रू। और मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ था फेसबुक में। इत्तेफाक की बात ये है कि जिस दिन वीडियो डाला उसके जस्ट पहले दिन मम्मी ने फेसबुक ज्वाइन किया था। अरे वाह। उसके बाद दूसरे के तीसरे दिन से इतने सारे DMs, इतने सारे मैसेजेस कि सॉन्ग एल्बम बनाना है, इंटरव्यू लेना है, ऐसे बहुत सारे। तो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए रहा है और अभी भी है मेरे लिए। तो आरू, जैसा आपने बताया कि सोशल मीडिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपके करियर में, तो एज अ जेनजी, क्योंकि आपके पास 6 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ये जो सोशल मीडिया का दौर है वो अगर हम पॉजिटिवली यूज़ करना चाहें तो आपने, ऑफ कोर्स आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को नहीं बताएंगे कि आपने इतने फॉलोअर्स कैसे गेन किए, लेकिन एक वो तरीका, एक वो तकनीक ज़रूर बताइए जिससे लोग आपसे जुड़ना चाहें। और आप बहुत युवा हैं और ऐसे बहुत सारे नए लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि हमें कैसे कंटेंट को पोस्ट करना चाहिए। तो अगर उस पर आप कोई बता सकते हैं, खासकर कला के क्षेत्र में, आपके गायन के क्षेत्र में, तो उससे हमारे दर्शकों को बहुत आसानी होगी और चीज़ें शायद उनको टेक्निकली समझ में आए। तो ऐसे तो मैं ज़्यादा सोशल मीडिया, मतलब मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए ऐसे यूज़ करती हूँ, बाकी जो हैंडल करना रहता है वो मेरी मम्मी और मामा लोग सब मिलके करते हैं। लेकिन अक्सर जो मैं अपने सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ वो रहते हैं मेरे स्टेज परफॉर्मेंस के वीडियो, वो रहते हैं मेरे कुछ पिक्चर्स, मेरे कुछ फ़ोटो, अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो वो, या फिर कोई फेस्टिवल है तो उस चीज़ के बारे में रहते हैं। और बाकी तो मुझे उतना नहीं पता है। आप जिस क्षेत्र में हैं और आपकी जो पढ़ाई है, अभी आप 12वीं कक्षा में हैं और आपका बहुत बड़ा करियर बचा है ना, तो क्या आप सिर्फ इस गायन के क्षेत्र में अपना करियर देखते हैं, या फिर वो कौन सा समय था जब आपने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ लोक संगीत में भी अपना करियर बनाऊं और इसको एक नई दिशा दूं? तो पढ़ाई के साथ साथ मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी, मतलब पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहूँगी अपने इस फील्ड के साथ, क्योंकि अब यही मेरे लाइफ का एक पार्ट बन गया है। क्योंकि इससे लोगों ने मुझे अपनी पहचान दी और मुझे बहुत ही कम उम्र से लोक गायिका की उपाधि छत्तीसगढ़ में मिल चुकी है। लोगों ने इतने प्यार और आशीर्वाद दिए, तो मैं दोनों फील्ड में जाना चाहूँगी। और वैसे तो मैंने उतना सोचा नहीं है कि मैं पढ़ाई के फील्ड में अगर चलूँ तो मैं क्या बनूँ, तो धीरे धीरे सब आते जाएगा दिमाग में और हम सोचते जाएंगे, उसके बाद हम बन जाएंगे, करते जाएंगे। बिल्कुल जेनजी सोच के साथ जो है गो विद फ्लो, जो चल रहा है उसके साथ चलते जाए। तो आगे भविष्य में आप किस तरीके के प्रोजेक्ट्स या गीतों के साथ जाना चाहेंगी? कैसा कोई जॉनर आपने अपने लिए तैयार किया है?
ऐसा तो कोई जॉनर नहीं है जो मैंने तैयार किया है, लेकिन ये है कि मैंने बहुत सारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत गाए हैं और ऐसे बहुत सारे गीत हैं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया वो सारे गीत मैं गा चुकी हूँ। वो चाहे वो पंडवानी हो, भरथरी हो, बिहाव गीत हो, चाहे वो कर्मा गीत हो, लोकगीत हो, लोरिक चंदा गाथा होता है वो सब हो, और ऐसे कोई भी से अगर मेरे से पारंपरिक कुछ विधा छूट गए होंगे इस लोक संगीत के तो मैं वो भी गाना चाहूँगी और आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। ओके, अगर संगीत को आपको एक शब्द में या एक लाइन में आरू के लिए अगर समायोजित करना हो या संगीत को एक लाइन में पिरोना हो तो वो क्या होगी? वो होगा खुद संगीत, क्योंकि बचपन से मैं ऐसे गाने सुनते आ रही हूँ, लोक संगीत सुनते आ रही हूँ और ये जो है ना मेरे ब्लड में आ गया है। अब जैसे कि अब हिंदी गाने की बात करें और छत्तीसगढ़ी गाने की बात करें तो अगर मैं रिकॉर्डिंग पे जाऊँ और किसी हिंदी गाने को मुझे रिकॉर्ड करना हो तो मुझे हर एक चीज़ को परफेक्ट करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे और उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं हिंदी गीत के लिए। और जब मैं छत्तीसगढ़ी गाने रिकॉर्ड करने जाती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे खून में आ गया है अब। तो संगीत ही सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ, तो संगीत तो ऐसा एक मैसेज जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगी और अपनी संस्कृति को, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है आपके पास में, एक मंच है जिसको बहुत लोग सुनते हैं और आरू की आवाज़ 6 लाख लोग तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में खड़ी होती है तो हर एक वो छोटा बच्चा जो जानता है कि आरू है और एक वो बुजुर्ग आदमी भी जानता है कि आरू है। तो आप क्या एक संदेश देना चाहेंगी अपनी छत्तीसगढ़ी ऑडियंस को जो आपसे इतना प्यार करते हैं एक लाइन में? अच्छा, मैं जम्मू मोर दर्शक मन ला बोलना चाहूँ कि अपन जत्तेक मोला अभी तक इतना माया दुलार देवत आए हो वैसने मोला आगू भी चल के देवत रहो। और जैसे कि आप मन बर सुघर सुघर गाना मैं लेके आए हूँ वैसने और गाना लेके आवत रहूँ। मोर यूट्यूब चैनल आरू साहू के माध्यम ले और अन्य बहुत अकन ले प्लेटफॉर्म के माध्यम ले और आज मैं आके आप मन के बीच जुड़े हूँ MS TV के माध्यम से। तो आप मन के फ़र्ज़ बनते कि ये चैनल अभी आप मन सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन ने दबा दो ताकि आप मन बर और दूसरा जो इंटरव्यू अच्छा आई तेला आप मन देख पाहू। तो ऐसने मैं दुलार आशीर्वाद बनाए रखूँ और हमर मन के वीडियो ला देख के थोड़ा लाइक कर दूँ। तो ये तो आपने संदेश दिया छत्तीसगढ़ी ऑडियंस को, लेकिन अगर आरू आई है किसी पॉडकास्ट में और हम उनकी आवाज़ ना सुने, अच्छा, उनके गीतों को ना सुने तो फिर वो पॉडकास्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप अपने छत्तीसगढ़ी दर्शकों के लिए आपका सबसे फेवरेट गाना जो आपकी आवाज़ में हो वो आप गाएं। तो 1-2 गाने के पहले ना मेरे यूट्यूब चैनल पे एक गाना आया था गाथा लोरी चंदा के, तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। पहले तो छोटा सा आलाप लूँगी, उसके बाद माया के रूप ना सिंगार ना आधार संगे, माया तो हृदय पुकार हो, छिन छिन कलपत तड़फत मन मोरे, एक विश्वासे आधारे हो, गाथो चंदनी लोरी चंदा के वो गड़रीवा के रखैया हो आरिंग तेर माँ बसैया हो बंसीरी के गा बजैया हो गाथो चंदनी लोरी चंदा के वो गड़रीवा के रखैया हो आरिंग तेर माँ बसैया हो बंसीरी के गा बजैया हो खुमरी ला लटकैया हो।
बहुत ही खूबसूरत, मतलब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। आपसे बात करते टाइम जब मैं सुन रही थी तो मुझे लग नहीं रहा था कि एक जब हम संगीत में जाते हैं तो आवाज़ वो डिवाइन आवाज़ हो जाती है, भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। बहुत खूबसूरत आवाज़। और आरू, इसीलिए आप छत्तीसगढ़ की पहचान भी हैं और आपको छत्तीसगढ़ की माटी की आवाज़ भी कहा जाता है। तो आरू जी, दिल से बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इतनी खूबसूरत कहानी, और हमारे जो दर्शक थे उनको अपनी पहचान के साथ साथ आपने वो रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रेरणादायक सफ़र में आप हमारे साथ थी। जल्द ही मिलेंगे अगले नए एपिसोड के साथ में, तब तक देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।